हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने वर्ण के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के बारे में। स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे और स्वरों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बात की जाए वर्णों के भेद की, तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए जा सकते हैं। इसमें एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन में हम बांटते हैं हिंदी वर्णमाला को। तो आगे हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। तो स्वर की जो परिभाषा दी हुई है गुरु कामता प्रसाद के अनुसार, वो देख लेते हैं। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ जब स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है गुरु कामता प्रसाद ने दी है स्वर की, तो इसको समझ लेते हैं क्या इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि जैसे मान लो हम कोई वर्ण ले लेते हैं और इसमें ये मात्रा लगी हुई है। इसका अगर वास्तविक मात्रा की बात करें हम, तो इसका जो वास्तविक रूप है ये है आ। क्या में हमने आ की मात्रा लगा दी। तो अगर लेकिन हम इनको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा क प्लस आ। मतलब ये जो आ है ये स्वर है, लेकिन जब ये व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है तो ये मात्रा में बदल जाता है। यही इन्होंने कहा है कि जब स्वर का वास्तविक स्वरूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। जब व्यंजनों के साथ अनेक उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ स्वर का योग होता है। इसका मतलब यही है कि जैसे कै के साथ हमने आ का मेल किया, कै क्या है व्यंजन है, आ क्या है स्वर है। तो व्यंजन के साथ जब हम कुछ उच्चारण करने के लिए स्वरों का योग करते हैं व्यंजन के साथ, तो स्वर का जो वास्तविक स्वरूप होता है, जो ये वास्तविक स्वरूप ये था आ था, लेकिन जिस रूप में बदलता है उसको हम कहते हैं मात्रा। अब ये किस में बदल गया, जब हमने व्यंजन के साथ इसको प्रयोग किया तो ये बदल गया मात्रा में। अब इसी को तो हम मात्रा कहते हैं। अब इसमें हम क्या कहेंगे, ये आ की मात्रा है इसमें। ऐसे ही और एग्जाम्पल अगर आप देखें, देखो जैसे क में जो है ए की मात्रा नहीं लगती है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए का ही हमें दिखता है, मात्रा नहीं दिखती है। और ई की बात करें तो की में आप देख रहे हैं बड़े ई की मात्रा है, तो बड़ा ई जो है ये स्वर था पहले, जब कै के साथ मिला व्यंजन के साथ मिला तो ये आ गया मात्रा के रूप में। ऐसे ही ऊ की बात करें तो ये क के साथ जब हमने बड़े ऊ का प्रयोग किया, बड़े ऊ का स्वर लगाया, तो ये बदल गया ऊ की मात्रा में। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब इनके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। अब देखो स्वरों की बात करें तो स्वर होते हैं हमारे 11। स्वर होते हैं हमारे टोटल 11। और अगर मात्राओं की बात करें तो मात्राएं होती हैं हमारी 10। वो कैसे, अब देखो अगर स्वर आप देखें तो ये होते हैं हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 हमारे स्वर हो गए। लेकिन मात्राएं जो होती है हमारी आ से लगती हैं, क्योंकि ए जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती और इसको उदासीन स्वर बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उदासीन स्वर किसे कहते हैं, तो ये अ को बोला जाता है, क्योंकि ये आपको व्यंजन के साथ इसका अस्तित्व दिखेगा नहीं, ये व्यंजन में ही रहता है, तो इसका क्या है, इसकी मात्रा अलग से नहीं होती है, तो इसलिए इसको उदासीन स्वर कहते हैं। तो ध्यान रखना स्वरों की संख्या है 11 और मात्राओं की संख्या है 10। यहाँ पर आप मात्राएं अलग से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर इधर स्वर हैं और इधर है मात्राएं। ए तो हो गया उदासीन स्वर, आ की मात्रा होती है इस तरह की, ई की होती है, छोटे ई की इस तरह की होती है, बड़े ई की मात्रा इस तरह की होती है, छोटे ऊ को हम ऐसे लगाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा ये होती है, और री को हम ये किसी भी अक्षर के नीचे कुछ इस तरह से लगा देते हैं। ए की मात्रा ये सिंगल होती है और ए की मात्रा ये डबल, इस तरह से 2 मात्राएं हो जाती हैं। फिर है ओ, औ। तो ये हैं हमारी मात्राएं, 10 मात्राएं। और ये हो गए, अ से अगर काउंट करें तो 11 स्वर हो गए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसमें कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, 13 स्वर कहते हैं कुछ लोग, तो वो स्वर में नहीं आते हैं, वो अनुस्वार वगैरह हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अलावा और स्वरों की बात करें तो एक स्वर होता है आपका ये वाला। अब ये जो ध्वनि है आपकी ये होती है आ और ओ के बीच। ना तो हम इसे ओ बोलते हैं और ना ही हम इसे आ बोलते हैं, हम इसे बीच में बोलते हैं ओ। जैसे इसको आप कब यूज़ करते हैं, जैसे आप ऑक्सीजन लिखें तो ऑक्सीजन में आप इस तरह से इसको प्रयोग करते हैं, तो ये इनके बीच की ध्वनि होती है ये। ना तो आप इसे कंप्लीटली आ कहेंगे, ना ही इसे आप ओ कहेंगे, ऑक्सीजन आप कहेंगे।
तो ये कौन सा स्वर है? ये होता है हमारा आगत स्वर। आगत क्यों है ये? आगत इसलिए है क्योंकि ये अंग्रेजी का जो है अक्षर है, अंग्रेजी से आया है ये, तो इसलिए अब क्योंकि जो अक्षर या फिर शब्द हमारे दूसरी लैंग्वेजेस से आए हैं उनको हम आगत बोलते हैं, तो इसीलिए इसको आगत स्वर कहा जाता है। अब स्वर तो आगत होते ही हैं, इसके अलावा व्यंजन भी हमारे आगत हैं, मतलब जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ये होते हैं हमारे 5 आगत व्यंजन, होते हैं हमारे 5। आप अगर इनको देखें तो ये जो हमारे सिंपल जो आप व्यंजन में देखेंगे यही हैं, लेकिन इनके नीचे बिंदी लग जाती है और इनके उच्चारण में भी हल्का सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये होते हैं अरबी और फारसी के। कभी कभी लैंग्वेज पूछ ली जाती है कि जो ये आगत व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में ये कौन सी भाषा के हैं, तो ये हैं अरबी और फारसी भाषा के। तो अब देखते हैं मात्राओं की गणना। मात्राओं की गणना देख लेते हैं किस तरह से करते हैं, क्योंकि मात्राओं के बारे में हमने देख लिया। अब देखो, मान लो कोई शब्द है जैसे कि क म, इसमें कितनी मात्राएं होंगी? तो इसमें हमारी हो जाएगी, देखो, एक तो ये और एक ये। तो ये हम बात कर रहे हैं, जैसे दोहे में हम मात्राओं की गणना करते हैं ना, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जैसे कोई भी अक्षर होगा हम उसको एक काउंट करते हैं। अब जैसे अब देख लेते हैं इसमें हम किस किस के लिए एक मात्रा गिनते हैं। जो हमारा दोहे वगैरह में जो आपने देखा होगा, जो मात्राओं के आधार पर हम वो बताते हैं कि इसमें कौन सा दोहा है, छंद है, क्या है। तो एक मात्रा वाले जो स्वर होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे ये अ, ई, उ, र। इनकी जो मात्राएं गिनते हैं हम, एक मात्रा काउंट करते हैं। इसके अलावा ये जो स्वर होते हैं हमारे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये वाले जो स्वर होते हैं इनके लिए हम गिनते हैं 2 मात्राएं। तो जो भी हम मात्राएं काउंट करते हैं किसी दोहे वगैरह में, तो वो हम कुछ इस तरह से करते हैं। जहाँ पर सिंगल एक वर्ड होगा इस तरह से, तो वहाँ पर हम एक मात्रा काउंट करते हैं, और जहाँ पर इस तरह की मात्राएं आपको मिलेंगी ये वाली, वहाँ पर हम 2 मात्राएं काउंट करेंगे। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हम राम नाम का शब्द ले लेते हैं, तो राम में आप देख रहे हैं एक तो आ मात्रा का यूज़ हुआ है और एक है इसमें अ। तो ए के लिए हमने कौन सी मात्रा ली थी? एक मात्रा। ए के लिए हमने एक मात्रा ली थी, और आ के लिए हमने कौन सी मात्रा लेनी है? कितनी मात्रा लेनी है? तो ये लेनी है 2। तो 2 + 1 कितनी मात्रा होगी? इसमें 3 मात्राएं। इस तरह से ही हम किसी भी दोहे में मात्राएं काउंट करते हैं। अब जैसे रीता को लें, रीता, तो इसमें बड़े ई की मात्रा है, तो ये रहा बड़ा ई। और ता, आ की बात करें तो आ भी यहीं पर है, तो इन दोनों को हम गिनेंगे, दोनों 2-2 मात्राएं। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 मात्राएं। तो इस तरह से हम मात्राएं काउंट करते हैं। आगे देख लेते हैं। अब करेंगे वर्णों की गणना। तो वर्णों की गणना कैसे करते हैं इसमें देख लेते हैं। देखो, वर्णों की गणना के लिए अगर हम देखें, एक शब्द ले लेते हैं कमल। तो कमल को अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? क के नीचे हलंत, जो भी हमारा व्यंजन होता है वो इसी रूप में लिखा जाता है जिस तरह से ये लिखा है। तो अब हमने व्यंजन को अलग कर लिया, इसमें क्योंकि स्वर विद्यमान रहता है तो स्वर जो है हमारा अ है, इसमें स्वर को अलग लिख लिया। इसके बाद है म, फिर म में अ हम लिखेंगे जोड़कर, फिर ल है और फिर अ है। तो टोटल अगर आप गिने तो आपको 6 दिख रहे होंगे, लेकिन 6 नहीं, इसमें होंगे हमारे 5 वर्ण। 5 वर्ण कैसे? क्योंकि इसका अ का जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अलग से इसको गिना नहीं जाता है। तो क्योंकि जो बाद वाला अ है इसको हम नहीं गिनेंगे, हम स्टार्टिंग के ही 5 वर्णों को गिनेंगे। तो इसमें इसलिए 5 वर्ण हम कह सकते हैं कि 5 वर्ण शामिल हैं इसमें, और जो अंत में अ है उसको हम नहीं गिनेंगे। लेकिन अगर अ की जगह कोई और स्वर आ जाए, जैसे आ या फिर ई, इस तरह का कोई स्वर आ जाए, तो उसको हम गिनेंगे। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें कुछ इस तरह का। तो इसमें आप लास्ट में देख रहे होंगे आ स्वर आपको दिख रहा है आ। तो इसको अगर हम वर्ण इसके अगर बनाएं तो कैसे बनेंगे? ग हमने व्यंजन लिख लिया, फिर हमने स्वर लिख लिया ई, बड़े ई की मात्रा है तो इसलिए हम ई लिखेंगे, फिर त, फिर आ। इस तरह से इसमें कितने वर्ण हो जाते हैं? 4। कमल में हमने आ को इसलिए नहीं गिना था क्योंकि अ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे जो लास्ट वाला है। तो इस तरह से हम वर्णों की गणना करते हैं। अब देख लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो स्वर मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं एक जगह, ये सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो ये तरह तरह के मतलब कई आधार पर हम इनको विभाजित करते हैं, स्वरों को वर्गीकरण कई आधार पर इनके करते हैं।
तो बारी बारी से देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में कैसे कम समय लगता है या ज़्यादा समय लगता है, इस आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर। तो एक ह्रस्व और एक दीर्घ, दो भागों में बांटते हैं हम इसे उच्चारण के आधार पर स्वरों को। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनका अगर दूसरे नाम की बात करें तो इनका दूसरा नाम भी है, जैसे मूल स्वर भी इनको कहा जाता है, मूल स्वर है ये। और लघु स्वर भी इनको कहा जाता है, मतलब छोटा, यानी कि कम टाइम भी लगता है इनके उच्चारण में, इसलिए इनको लघु कहा जाता है। और मात्रिक स्वर भी इनको कहते हैं। इनका चिन्ह होता है ये वाला। जब हम मात्राएं काउंट करते हैं तो इनको इससे डिनोट करते हैं हम, इस वाले साइन से, 1 का ये साइन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो जिसमें कम टाइम लगता है वो होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, क्योंकि हम उच्चारण के आधार पर बात कर रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर हो गया है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। एक होता है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में क्या होता है, ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, मतलब ज़्यादा समय लगता है इनमें। और इनकी संख्या होती है 7। अब देखो 11 स्वर हैं, 11 में से 4 हमारे ह्रस्व स्वर हो गए, उनको हटा देंगे तो बाकी के बचे हुए हो गए हमारे दीर्घ स्वर। और इनमें टाइम ज़्यादा लगता है इनके उच्चारण में, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। और इसके जो दीर्घ स्वर के हैं और भी नाम है, जैसे कि इनको गुरु स्वर बोला जाता है, मतलब जैसे उनको लघु स्वर बोला जाता है, इनको गुरु स्वर बोला जाता है। संयुक्त स्वर भी बोला जाता है, क्योंकि कई स्वरों को मिलाकर भी ये बनते हैं। और मिश्रित स्वर बोला जाता है इनको। संधि स्वर भी बोला जाता है, क्योंकि दो स्वरों के मेल से बनते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो मात्राएं होती हैं। तो और इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरह का होता है। वैसे तो कुछ इस तरह का हम इसे चिन्ह को दिखाते हैं, तो कुछ इस तरह का इसका चिन्ह होता है। तो दीर्घ स्वर में ये सभी स्वर आ जाते हैं आपके। और इनके नाम ध्यान रखना, हो सकता है किसी और नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब देखो, एक आपने सुना होगा प्लुत स्वर। ये इसका टाइप नहीं है, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो संस्कृत के मंत्रों में यूज़ किया जाता है इसको। तो हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा खींच करके बोलते हैं इसको, जैसे कि ओम कुछ इस तरह से, जैसे कि राम कुछ इस तरह से। तो इनका जो प्रयोग है वो संस्कृत के मंत्रों में किया जाता है, तो हिंदी में इनका यूज़ नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, इसको टाइप में नहीं गिनना है स्वरों के। तो ये संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं। तो उच्चारण के आधार पर दो ही स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। अब देख लेते हैं हम दीर्घ स्वर बनते कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। क्योंकि ये बड़ी मतलब इसमें दो मात्राएं होती हैं, और इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो इनका निर्माण कैसे होता है, देखो ये बनता है आपका ए और आ का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ए और आ का, मतलब दोनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन से ये बन जाता है आ। इधर तो कोई भी ई के मेल से ये वाले बड़े ई का निर्माण होता है। कोई भी ऊ मिला दें आप, दोनों में से, दोनों के निर्माण से बड़े ऊ का निर्माण होता है। ऐसे ही अ, ए आ, या फिर ई के मेल से ए का निर्माण होता है। ए आ और ऊ के मेल से ओ का निर्माण होता है। ए आ और ए के मेल से ए बनता है। और ए आ या फिर ओ औ के मेल से ये औ बनता है। तो इस तरह से दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। और दूसरा जो हमारा वर्गीकरण है स्वरों का, वो है हमारा जीवा की सक्रियता के आधार पर। और इसको हम बांटते हैं 3 भागों में। तो जीवा जिस भाग में जो है एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है, उसी भाग को हम कहते हैं, उसी के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 3 तरह के स्वर आते हैं, जैसे कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अगर सबसे पहले हम देखें अ को, अ जो है इसमें जीभ बीच में रहती है, ना तो आगे का भाग सक्रिय रहता है और ना पीछे का, तो ना तो पीछे की तरफ सक्रिय रहता है। तो मध्य स्वर जो है हमारा एक ही है, और वो है अ। अग्र स्वर की बात करें तो उसमें ये स्वर आते हैं, आप बोल करके देखें, ई, री, ए। तो इसमें हमारा जो जीभ का आगे वाला भाग सक्रिय रहता है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं अग्र स्वर। पश्च स्वर में अगर हम देखें उच्चारण करके, आ, उ, ओ, औ, ओ, तो ये जो स्वर है हमारे, ये हमारे आते हैं पश्च स्वर में। तो इस तरह से हम जीवा की सक्रियता के आधार पर 3 भागों में इन्हें बांट सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है वो हम करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब होठ की जो आकृति है वो किस तरह की बनती है, उस आधार पर हम इनका डिवीज़न करते हैं। तो ये हम बांट सकते हैं इनको 2 भागों में।
तो सबसे पहला तो है हमारा वृत्ताकार या फिर वृत्तामुखी, और एक है हमारा अवृत्ताकार यानी अवृत्तामुखी। वृत्ताकार में जो हमारे होठ हैं वो वृत्ताकार होते हैं इन स्वरों के उच्चारण में। जैसे हम करें अगर उच्चारण का, तो ऊ, ओ, तो इसमें हमारे जो होठ हैं ये वृत्त बनाते हैं एक तरह से। तो इसमें आते हैं हमारे ये वाले स्वर, तो ध्यान रखेंगे उच्चारण से ही आप पता लगा सकते हैं। तो होठ जो हैं थोड़े वृत्ताकार हो जाते हैं इनके उच्चारण में। अब आती है बात अवृत्ताकार या फिर अवृत्तामुखी। अगर हम इनका उच्चारण करें तो आ, ई, री, ए, तो इनमें होठ जो है वृत्ताकार नहीं रहते हैं, इसलिए इनको अवृत्ताकार कहते हैं। तो इसमें हमारे आते हैं ये वाले स्वर। इनको याद करने का भी इजी तरीका है। देखो ऊ, ओ, दोनों ऊ तो हमारे आएंगे वृत्ताकार में, और ओ तो दोनों ये स्वर हैं एक एक मतलब अलग अलग कैटेगरी के हैं। ये ऊ जो है ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, ओ जो है ये भी एक कैटेगरी के हैं, ये भी इनकी कैटेगरी में आता है क्योंकि ये इनके बीच का स्वर होता है। तो देखो ये इजीली आप याद रख सकते हैं। ये 4-5 जो हैं आपके वृत्ताकार या फिर वृत्तामुखी में आ जाते हैं, और उच्चारण करके भी देख सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं तो। बाकी के बचे हुए आपके आ जाते हैं अवृत्ताकार में। आगे देख लेते हैं, एक और डिवीज़न हम करते हैं इसका, एक और वर्गीकरण करते हैं स्वरों का, जो कि हम करते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुंह की जो हमारी आकृति है वो कैसी हो जाती है, पूरा मुंह खुला होता है, बंद होता है, या आधा मुंह खुला होता है, उसके आधार पर हम इन्हें बांटते हैं 4 भागों में। तो 4 भागों में हम बांटते हैं विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत में। इसमें जो आ है हमारा वो आता है हमारा विवृत में, यानी पूरा मुंह हमारा इसमें खुल जाता है उच्चारण में। अगर आप उच्चारण करके देखें आ, तो पूरा मुंह इसमें खुल जाता है। फिर है अर्धविवृत, यानी कि आधा मुंह खुला हुआ रहता है जिनमें, वो है हमारे अ, ए, ओ, तो इसमें हमारा आधा मुंह खुला रहता है, तो अर्धविवृत में ये आते हैं। फिर आता है हमारा संवृत यानी बंद, जब हमारा मुंह रहता है। तो इसमें आते हैं हमारे ई, ऊ, री, तो ये जो है हमारे स्वर ये आते हैं हमारे संवृत में। फिर अर्धसंवृत में आते हैं हमारे ए और ओ। तो इस तरह से मुखाकृति के आधार पर हम स्वरों को भी 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो स्वरों से संबंधित। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।